Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kiran Angural. So we are doing the EPFO related sections. ठीक है, जो EPFO के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, APFC एग्ज़ाम है, EO AO का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं. उसमें फर्स्ट जो हमने सेक्शन उठाया है दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, राइट. एंड इस पर कल हमने जो है, और वी कैन से लास्ट लेक्चर में हमने जो इम्पॉर्टेंट थियोरीज़ हैं इनकी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो हमने पढ़ी थी. देन वी स्टडीड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलफेयर क्या है, ठीक है, उसमें टोटल कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, ये सब हमने पढ़ा था. देन वी ऑल्सो स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस, ठीक है, कुछ रेगुलेटिव होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं, इस तरीके से हमने जो है कुछ वेलफेयर रिलेटेड थे. तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स. उसके अलावा हमने दो इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट कोड्स आए हैं दैट इज़ कोड ऑन वेज, ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020, ठीक है. तो आज अपने लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं विद द रिविजन ऑफ दीज टू कोड्स, ठीक है. इसके बाद जो हम नेक्स्ट दो और इम्पॉर्टेंट जो कोड्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं डिस्कस, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या डिस्कस होगा, ठीक है. तो कोड ऑन वेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम रिवाइज करेंगे फर्स्टली. देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ये हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. एंड इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लॉज थे जिनको रिप्लेस करके ये कोड इम्प्लीमेंट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो है इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. देन वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जैसे कि एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट, जो कि पुराने एक्ट थे जिनको भी टर्मिनेट करके न्यू कोड्स लाए जा रहे हैं, ठीक है. एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हम पढ़ेंगे. कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, ये हम डिस्कस करेंगे. देन जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड मेनली हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डू सम टर्म्स एंड दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस आती है यहाँ पे, वीवी गिरी अप्रोच एंड गांधीयन अप्रोच, जो कि हमने थियोरीज में मिस हो गया था हमसे, ठीक है. जब हमने डिफरेंट थियोरीज पढ़ी थी तो उसी में काइंड ऑफ ये इंक्लूडेड होता है, बट हम इसको सेपरेटली इसको स्टडी करेंगे, ठीक है. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. सो आवर फर्स्ट कोड जो हम रिविजन करने वाले हैं दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020, ठीक है. इसमें कौन कौन सी प्रोविजन से इम्पॉर्टेंट, तो सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, मतलब आपकी पेंशन की बात होगी, आपकी प्रोविडेंट फंड की बात होगी, इंश्योरेंस की बात होगी, ग्रेचुइटी जो आपको रिटायरमेंट के बाद एज अ थैंक्स वो एक लमसम अमाउंट मिलता है उसकी बात होगी. मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो भी एक सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है. देन गिग वर्कर्स की बात करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की बात करेंगे, ठीक है. प्लेटफॉर्म वर्कर्स की यहाँ पे बात होगी. फर्स्टली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 20 या मोर वर्कर्स हो गए तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा. वर्कर और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को ही 10% ऑफ द वेजेस कंट्रीब्यूट करना होता है. और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा सकती है टू 12%. अभी वाला जो करंट वाला है, देखो ये जो है ना, ये चारों जो वेज कोड न्यू आए हैं दे विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2024, जो कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एज पर दैट. तो अभी ये जो है कोड जो ये लागू नहीं हुए अभी. तो अभी वाला जो करंटली सिनारियो है वहाँ पे क्या होता है, 12% जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है वर्कर को या एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई को, एंड 12% जो है उन्हीं वो करना पड़ता है एम्प्लॉयर को. मतलब दोनों को ही जो है वो 12% करना पड़ता है, ठीक है. और लेकिन इस जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कोड उसके बाद कितना करना होगा, इनको 10% करना होगा. एंड इसमें एक और एडिशन आपको करनी है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था, दैट ये जो 10% जो एम्प्लॉयर ऐड करेगा ना, एम्प्लॉयर वाला जो 10% होगा, तो उसमें से 10% में से 8.33% जो है मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 8.33% जो है वो पेंशन फंड में जाएगा, ठीक है. प्रोविडेंट फंड से फिर पेंशन फंड में जाएगा और बाकी जो बचा वो किस में जाएगा, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. और अभी करंटली क्या है, पहले भी ऐसे होता था कि 12% जो आपका एम्प्लॉयर का शेयर होगा, जो भी करंटली सिस्टम है उसमें से 8.33% जो है मैक्सिमम वो
पेंशन फंड में जाएगा एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अभी वाले सिनेरियो में क्या होगा, मतलब जो इस कोड में जो बताया गया है उसमें है कि 10% कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, ठीक है, एंड उस 10% में से जो है वो 8.33% वो जाएगा पेंशन फंड में। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सो इसमें 10 या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। हैज़र्डस इंडस्ट्री में इवन 1 एम्प्लॉय हो तब भी ये एप्लीकेबल होगा। प्लांटेशन का एम्प्लॉयर जो है वो ऑप्ट कर सकता है। बाकी अगर 10 से कम एम्प्लॉयज़ है तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी कंट्रीब्यूशन है, अपने ऊपर हमने देखा 10% कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये जो फंड बनाएगी तो इसमें 4% ऑफ टोटल वेजेस जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा एंड एम्प्लॉयर जो है वो 3.2% ऑफ वेजेस कंट्रीब्यूट करेगा एंड एम्प्लॉई जो है वो 0.75%। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट इन केस ऑफ गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो अगर वर्कर्स होते हैं उसमें दोनों का ही शेयर, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का शेयर दोनों का ही एम्प्लॉयर को ही पे करना पड़ता है। क्लियर। बाकी ग्रेचुइटी हमने पढ़ लिया था, इस पर 10 और मोर वर्कर्स वही कंडीशन है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये आप देखेंगे सिंपल जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, सिंपल एम्प्लॉयज़ के लिए अगर 5 साल की सर्विस की है तो ग्रेचुइटी मिलेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए अगर 3 साल की सर्विस की है तो ग्रेचुइटी मिलेगा, ठीक है। फिक्स टर्म वालों को प्रोरेटा बेसिस पे मिलती है। पनिशमेंट हमने देख लिया था। मैटरनिटी बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पे कुछ एडिशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो ये कि 10 या उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ एट अ टाइम इन 12 मंथ्स, मतलब ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रहे हैं इन द लास्ट 12 मंथ्स कभी भी, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के लिए 26 वीक्स की मैक्सिमम जो है पेड मैटरनिटी मिलेगी। उसमें से बिफोर डिलीवरी जो है वो आप मैक्सिमम 8 वीक्स की ही ले सकते हो लीव, ठीक है, पेड लीव। एंड आफ्टर डिलीवरी आपको कम से कम 6 वीक्स की तो मिलेगी ही। बट अगर हम देखें थर्ड चाइल्ड के लिए, मतलब 2 चाइल्ड के बाद जो भी बच्चे होंगे उनके लिए सिर्फ 12 वीक्स की जो है वो लीव मिलेगी, ठीक है। एंड 6 वीक्स आप प्री डिलीवरी ले सकते हो, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। एंड आपको 12 वीक्स की ही जो है लीव मिलेगी। पहले क्या देखा हमने, 26 वीक्स की फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड के लिए, 12 वीक्स की मिलेगी थर्ड चाइल्ड के लिए, 12 वीक्स की ही मिलेगी अगर आपने अडॉप्ट करा है चाइल्ड एंड वो लेस देन 3 मंथ्स का है, ठीक है। या अगर आपने सरोगेसी से कोई बेबी आप कर रहे हो तो कमीशनिंग मदर को भी 12 वीक्स की लीव मिलेगी। अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें 6 वीक्स की लीव मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आप कोई ट्यूबेक्टॉमी ये सब जो है डिवाइसेस को यूज़ करके या ये सब साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके अगर बेबी कर रहे हो तो उसमें 2 वीक्स की लीव मिलेगी। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आ सकती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। बाकी ये भी हमने देख लिया, क्रैश फैसिलिटी जो है वो 50 से अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो तब मिलेगी। देन एक और चीज़ याद रखें, ये भी हमने देखा था कि अगर कौन कौन सी वुमन जो है वो एलिजिबल है मैटरनिटी लीव के लिए, ठीक है। तो कोई भी वुमन जिन्होंने अपने डिलीवरी से पहले जो 12 मंथ्स है उसमें कभी 80 डेज जो है वो काम करा है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं कि मतलब 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव कर दी है, ये वाली कंडीशन जो है कि 80 डेज़ अगर आपने काम करा है, पहले ही ज़्यादा दिन थे, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस इम्प्रूव की हैं ये 2017 की अमेंडमेंट हुई थी 1961 मैटरनिटी एक्ट में, उसके द्वारा ये चीज़ की गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है और वही चीज़ें इस कोड में सेम टू सेम जो है वो ले आए हैं। सोशल सिक्योरिटी सेस वगैरह हमने देख लिया था, 1 to 2% होता है। देन अगर आप देखते हैं चैप्टर 3 जो है इस एक्ट का, इस कोड का, सोशल सिक्योरिटी कोड का, उसमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की बात की है, उसमें एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड की बात की है एंड उसी चैप्टर में इंश्योरेंस फंड भी आता है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर या एनी अदर पोस्ट एट द सेंट्रल बोर्ड जो कि ग्रुप ए या बी ऑफिसर्स के इक्वल उनका पे ग्रेड होता है, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बट आफ्टर कंसल्टिंग दी यूपीएससी, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस है जब यूपीएससी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जब उनका पीरियड जो है, मतलब इनको अगर आपने अपॉइंट करना है किसी ऑफिसर को फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, ठीक है, तो तब आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या वो अगर ऑलरेडी वो पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट वो मेंबर ऑफ IAS है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अगर वो मेंबर है तो उनको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या इन एनी अदर सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए या ग्रुप बी पोस्ट में, तो उन केसेस में जो है वो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये जो इंश्योरेंस स्कीम की हमने बात की, ESIC हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमने प्रोविडेंट फंड जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस स्कीम जो है वो इस्टेब्लिश करती है एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, ठीक है, एंड उसमें एम्प्लॉयर जो है वो नॉट मोर देन 1% ऑफ द वेजेस ऑफ एम्प्लॉई, मतलब हर एक एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉयर जो है वो 1% ऑफ द वेजेस जो है उतना सबमिट करवाएगा वहाँ पे इस डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड में, ठीक है। और एक और आपको लाइन ध्यान में रखनी है कि provided that the employer shall pay into insurance fund such further sums of money not exceeding 1/4 of the contribution which he is required to make under the clause। देखो सिंपल टर्म्स में देखते हैं, जो इंश्योरेंस स्कीम है इसके अंदर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड है, उसमें एम्प्लॉयर को ही कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अगर आप पर्सन की वेजेस के हिसाब से देखें तो नॉट मोर देन 1% ऑफ द वेजेस ऑफ द वर्कर, ठीक है, एंड लेकिन जो उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन करनी है उसका 1/4 भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस ये चीज़ें याद रखो, अगर MCQ आते तो सॉल्व हो जाना चाहिए। देन अगर कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया गया है, ठीक है, उस केस में एम्प्लॉयर जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन पे कर देगा, अपना भी कंट्रीब्यूशन पे कर देगा इन जो भी स्कीम्स हैं, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन स्कीम में, इंश्योरेंस फंड में, जो भी करना होगा, ठीक है। लेकिन बाद में वो ये अमाउंट जो है वो रिकवर करेगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है आगे जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो कॉन्ट्रैक्टर ने पे किया अभी एम्प्लॉयर को, तो वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो है वो फिर एम्प्लॉई की वेजेस से डिडक्ट करेगा, ठीक है। बट जो कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉयर का, देखो कॉन्ट्रैक्टर जो है उससे एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर का भी ये लेगा, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो ले रहा है और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी ले रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूशन तो उसकी वेजेस से डिडक्ट कर लेगा, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो उसको खुद से ही देना होगा, वो किसी भी हाल में एम्प्लॉई की जो वेजेस है वहाँ से डिडक्ट नहीं करेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो है एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड एक स्टेट लेवल पे भी ऐसा बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। इसमें चेयरपर्सन कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ही सेक्रेटरी है वो इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, जिसमें से 7 जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के होंगे, ठीक है, 7 जो है वो एम्प्लॉयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के होंगे, 7 जो है वो सिविल सोसाइटी के एमिनेंट पर्सन्स होंगे, 2 जो होंगे वो होंगे लोकसभा से, 1 होंगे राज्यसभा से, 10 मेंबर्स जो है वो उनके डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री से होंगे, 5 मेंबर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट से एंड 1 मेंबर होगा यूनियन टेरेटरी से, ठीक है। और जो मिनिस्टर मेंबर सेक्रेटरी है वो रहेंगे डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर के, मेंबर सेक्रेटरी जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 40 मेंबर्स होंगे अपार्ट फ्रॉम दीज 2, ठीक है। देन अगर हम स्टेट बोर्ड जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ लेबर जो है स्टेट के वो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। उनके जो सेक्रेटरी हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। 1 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देन मतलब ये याद रखना है कि 1 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है स्टेट बोर्ड में, ठीक है। एंड देन 31 मेंबर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, नॉमिनेट करेगी, जिसमें से 7 जो है वही अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के हैं, 7 जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के एम्प्लॉयर्स जो है वो होंगे, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे, जैसे वहाँ पे 2 मेंबर्स थे लोकसभा से, है ना, एंड 1 था राज्यसभा से। यहाँ पे क्या है, 2 मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से, 5 मेंबर्स होंगे सिविल सोसाइटी से, वहाँ पे 7 मेंबर्स है सिविल सोसाइटी के, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेंबर सेक्रेटरी जो है वो नोटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और 10 मेंबर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से रहेगा, जैसे कि ऊपर वाले बोर्ड में था, नेशनल बोर्ड में।
हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज इसमें कुछ एडिशंस भी थी फ्रॉम लास्ट लेक्चर। दोबारा से एक्ट से मैंने कुछ एडिशंस करी हैं जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोड ऑन वेजेस की रिविज़न करें तो यहाँ पे क्या था, वेजेस के 3 पार्ट्स रहेंगे, इंक्लूजन पार्ट, कुछ एक्सक्लूजन होंगी और कुछ और अलग से स्पेसिफाइड पार्ट था। इंक्लूजन क्या होगा, बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, एक्सक्लूड किया गया था तो ये सारी चीज़ें जो है, बाकी अलाउंसेस जितने भी होंगे सारे एक्सक्लूड किए जाएंगे। लेकिन ये जितने भी एक्सक्लूजन्स हैं ये 50% ऑफ द टोटल वेज, टोटल रेम्यूनरेशन जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वेजेस जो है वो 50% से ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन्स है ना, ये 50% से ऊपर नहीं हो सकती थी। ठीक है, देन फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट था कि मिनिमम वेजेस जो है वो फ्लोर वेज से कम नहीं होनी चाहिए, हायर ही होनी चाहिए। ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी। देन बोनस का हमने देखा था, बोनस जो पे करना है वो मैक्सिमम जो है वो 20% हो सकता है, मिनिमम 8.33% रहेगा। ठीक है, एंड डिडक्शन जितनी भी की जाएंगी वो 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेज, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेटलमेंट पीरियड जो है मंथली वेजेस का तो 1 महीना होता है एंड एवरी 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ आपको पे जो है वो मिल जानी चाहिए। और क्या चीज़ें थी, लिमिटेशन पीरियड क्या था फाइलिंग ऑफ क्लेम्स के लिए, वो था 3 ईयर्स एंड डिसाइड करना है इसको 3 मंथ्स में इसको डिसाइड करना है। अपील जो है वो भी 3 मंथ्स होती है एंड डिस्पोज भी उसको 3 मंथ्स में करना होता है। क्लियर? सो दिस इज़ इट। बाकी हमने ये एम्प्लॉई एंड वर्कर में डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो वेज कोड में हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है, जो वर्कर है उसमें ये चीज़ रहेगी 15,000 पर मंथ। हर कोई पर्सन जो है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में मोर देन 15,000 रुपीज़ जो है वो वेज ले रहा है सुपरवाइजर कैपेसिटी में, तो वो वर्कर नहीं कहलाएगा, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब बाकी कोड्स में देखेंगे, ये सिर्फ वेज कोड की बात है। ठीक है, बाकी अगर आप कोड्स की बात करेंगे जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड रहेगा, ठीक है, या ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड रहेगा, ठीक है, तो उन दोनों में क्या है, मोर देन 18,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 2019 वाला जो कोड है उसमें 15,000 वाली ये कंडीशन है, ये एम्प्लॉयर एंड वर्कर का जो डिफरेंस है, एंड जो बाकी कोड्स हैं उनमें 18,000 की कंडीशन है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तो इसमें क्या है, फर्स्टली ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात हो रही है, तो मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन से इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, देन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये भी चीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में आएगा। ये 3 लॉज के अमलगमेशन से बना है। कौन कौन से लॉज हैं, ट्रेड यूनियंस एक्ट 26 है, देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 का, एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है 1946 का। तो 3 लॉज को अमलगमेट करके ये बनाया गया है। देन इसमें एम्प्लॉई एंड वर्कर की डेफिनेशन देख लो, वही जो ऊपर मैंने समझाई कि जो वेज कोड था उसमें ये था कि मतलब जो वर्कर है उसकी डेफिनेशन से अगर कोई मोर देन 15,000 वेज जो है वो कमा रहा है, ठीक है, पर मंथ, तो एंड दैट टू इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी, तो उसको वर्कर नहीं कहेंगे, फिर उसको एम्प्लॉय बोल देंगे। ये वेज कोड में था। बट अगर आप देखें OSH कोड में एंड इस कोड में, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में, मोर देन 18,000 अगर कोई कमा रहा है पर मंथ इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी, तो वो वर्कर नहीं होगा, वो एम्प्लॉय होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अगर हम बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं, फर्स्ट इज इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है एज पर दिस कोड, तो इंडस्ट्री इंक्लूड्स, तो इंडस्ट्री क्या इंक्लूड करेगी, एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंडस्ट्री जो है वो उसको कहा जाएगा। ठीक है, बट इंडस्ट्री जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करती, कोई भी अगर चैरिटेबल,
सोशल फिलांथ्रोपिक सर्विस कर रहा है, मतलब अगर प्रॉफिट के मोटिव से कर रहा है जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट की जा सकती है, तो दैट इज़ इंडस्ट्री, ठीक है। जिसमें ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज ये सब हो रहा है, वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या नहीं है, अगर कहीं पे चैरिटेबल सोशल फिलांथ्रोपिक सर्विस हो रही है, दैट इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। एंड अगर कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटी है जो कि डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस से डील करता है, तो वो चीज़ भी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये चीज़ जो है ये एक्सक्लूड की गई है इंडस्ट्री की डेफिनेशन से। अगर हम ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पे बोली गई है न्यू कोड में 14 ईयर्स होगी, अगर दैट इज़ जो नॉन हैज़ार्डस इंडस्ट्री में माइनर्स हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेड यूनियन को, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन? तो एनी कॉम्बिनेशन वेदर इट इज़ परमानेंट वेदर इट इज़ टेम्पररी, इसका पर्पस होता है टू रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड रिलेशंस अमंग द वर्कर्स, तो उसको ट्रेड यूनियन कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट में जितने वर्कर्स हैं ना, सो उसमें या तो उसका 10% होना चाहिए ट्रेड यूनियन अगर कोई बनानी है, तो एटलीस्ट उस पूरी एस्टेब्लिशमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 10% वर्कर्स आने चाहिए, या फिर 100 वर्कर्स आने चाहिए, जो भी कम हो, ठीक है। अगर 100 वर्कर्स कम हैं, अगर 10% वर्कर्स कम हैं, जो कम होगा वो मतलब इसके बनाने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। एंड जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो 7 लोग अगर जाएंगे वहाँ पे, 7 या उससे ज़्यादा लोग जा सकते हैं, अपना नाम वहाँ पे लिखवा के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एंड अगर कोई ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसका नेम किसी प्रीवियस ट्रेड यूनियन के सिमिलर है, तो रजिस्ट्रार को आपको अप्लाई करना होगा नेम अल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सेम नेम नहीं होना चाहिए 2 ट्रेड यूनियंस का। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन वो एक पर्सन को एज रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस डिक्लेयर कर सकती है। तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अच्छा अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो पुराना वाला ट्रेड यूनियन वाला एक्ट था उसमें क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, इसमें मिनिमम एज जो थी वो थी 15 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 15 साल होगी, तभी आप किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हो। एंड रेगुलेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, बाकी सारी प्रोविजन जो है वो न्यू कोड की तरह है, ठीक है। एंड जैसे ये है कि कोई ये ऐसे एक्ट्स हैं जैसे कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है, ये सारे जो कोऑपरेटिव एक्ट हैं या फिर कंपनीज एक्ट हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हैं, ये ट्रेड यूनियन पे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ट्रेड यूनियन इन एक्ट्स के अंदर रजिस्टर होती है तो वो वॉइड मानी जाएगी, क्लियर। तो यही न्यू कोड में जो है वो भी सेम प्रोविज़न है, बस यही एक डिफरेंस था 15 ईयर्स का, जो कि इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन का। तो नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन क्या होता है? मान लो एक एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? नेगोशिएट करना। नेगोशिएट करना है विद द एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर तो किसी एस्टेब्लिशमेंट में एक ट्रेड यूनियन है, ओनली 1 ट्रेड यूनियन है, तो एम्प्लॉयर जो है उसी को रिकॉग्नाइज कर लेगा एज नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन। अगर मोर देन 1 ट्रेड यूनियंस है तो ऐसी ट्रेड यूनियन जो कि जहाँ पे एटलीस्ट 51% या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, मतलब 200 अगर वर्कर्स हैं किसी एक एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, एंड उसमें बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनी हुई है। अच्छा 200 में तो नहीं बन पाएंगी बहुत सारी, मान लो 2000 वर्कर्स हैं और उसमें बहुत सारी ट्रेड यूनियंस जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड यूनियन जिसमें 1000 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 51% या उससे ज़्यादा मेंबर्स अगर होंगे, उसी ट्रेड यूनियन को हम नेगोशिएटिंग यूनियन बनाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हैं बट कोई भी सिंगल ट्रेड यूनियन जो है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, मतलब 51% से ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, फिर सारी जो मेजर ट्रेड यूनियंस हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स उठाएंगे, ठीक है, एंड एक अलग से न्यू नेगोशिएटिंग काउंसिल जो है वो बनाएंगे जिसमें एटलीस्ट 20% ऑफ वर्कर्स होने चाहिए। टोटल जो भी
एस्टैब्लिशमेंट है उसके 20% वर्कर्स इस न्यू ट्रेड यूनियन में, न्यू नेगोशिएटिंग यूनियन में होने चाहिए। ठीक है, तो इसको एज अ सोल नेगोशिएटिंग बॉडी ये कर दिया जाएगा डिक्लेयर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या कॉन्सेप्ट है? रिट्रेंचमेंट मतलब कि किसी की सर्विस को आपने ख़त्म करना है, टर्मिनेट करना है फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर, बट एज अ पनिशमेंट या डिसिप्लिनरी एक्शन आप उसको रिट्रेंच नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर रिटायरमेंट ऑफ वर्कर ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, मतलब रिटायरमेंट की एज हो गई है या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गई है या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था 3 ही साल का, 3 साल ख़त्म हो गए हैं, तो अगर तब उनकी सर्विस जा रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं करेंगे। एंड अगर पनिशमेंट से जा रहा है तो उसको भी रिट्रेंचमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब रिट्रेंचमेंट कब होगा? या तो ऐसा है कि सरप्लस लेबर आ गया है तो फिर उनको हटाना पड़ेगा कुछ लेबर को। ठीक है, या प्रोडक्टिव नहीं है लेबर तो फिर उनको हटा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए हटा सकते हैं। ठीक है, रिट्रेंचमेंट क्या है कि जब भी आपने किसी को रिट्रेंच करना है तो आपको कम से कम 3 मंथ्स का उनको नोटिस देना पड़ेगा, या फिर उनको उस नोटिस पीरियड के लिए दैट इज़ 3 महीने की उनको पे दे दो, या उनको 3 मंथ का नोटिस दे दो पहले, या उनको अगर आपने आज ही उनको बताया आज ही उनको हटाना है तो उनको 3 महीने की सैलरी जो है वो दे दो। ठीक है, एंड वेयर एनी वर्कर इज़ रिट्रेंच्ड एंड एम्प्लॉयर जो है उसको विद इन 1 ईयर ऑफ दैट रिट्रेंचमेंट एक न्यू एम्प्लॉय जो है उसको रखना है। ठीक है, तो वो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही होने चाहिए। ठीक है, वो आप किसी फॉरेन रिट्रेंच्ड वर्कर को नहीं रख सकते, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि रिट्रेंच्ड वर्कर से ऑलरेडी उनको ही आपने रखना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजर। अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट को क्लोज करना है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट को 60 दिन का एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ठीक है, कि हम इस एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो क्लोज़ करना चाहते हैं, आपने गवर्नमेंट को 60 दिन का एडवांस नोटिस देना है। ठीक है, एंड वर्कर्स जो कि 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे सर्विस कर चुके हैं उनको कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, बट हाँ, ये जो क्लोजर है, ये कंडीशंस हैं, ये एग्जेम्प्ट की जा सकती है गवर्नमेंट चाहे इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, बस इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 साल की अगर सर्विस से ज़्यादा किसी की हुई है तो उसको कंपनसेशन देना होगा, एंड 60 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, थ्रेशहोल्ड ऑफ क्लोजर, ले ऑफ एंड रिट्रेंच। अगर 300 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पे एंड वो एक माइन है या फैक्ट्री है या प्लांटेशन है, ठीक है, तो फिर आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी फॉर क्लोजर, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि एडवांस नोटिस देना होता है, ये सब करना होता है, गवर्नमेंट की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है अगर 300 से ज़्यादा वर्कर्स हों। ठीक है, एंड माइन, फैक्ट्री, प्लांटेशन ये सब हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो इस थ्रेशहोल्ड को सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब 300 से 400 बना सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एंड ये जो थ्रेशहोल्ड है ये एग्जिस्टिंग लॉ में कैसा है, 100 वर्कर्स रखा हुआ है। यहाँ पे 300 वर्कर्स है ना, जो एग्जिस्टिंग लॉ है वहाँ पे 100 वर्कर्स का रखा हुआ है कि अगर 100 वर्कर्स से ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर आपको क्लोजर करना है, ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो है वो 300 भी था, तो मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इसी यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए न्यू कोड में ये चीज़ करी है 300+ वर्कर्स की। नेक्स्ट, चेंज इन कंडीशंस ऑफ सर्विस। अगर आपको कुछ भी कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है वर्कर्स की उसको चेंज करना है, लाइक वेजेस में चेंज करना है, अलाउंसेस में, आवर्स ऑफ वर्क में, रेस्ट आवर्स में, देन लीव विद वेजेस वाले, हॉलीडेज, इन सब में कुछ भी चेंज अगर करना है तो आपको नोटिस देना होगा टू वर्कर्स। क्लियर? नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। सो वो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे 300 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, हमने ये ऊपर पढ़ा ना कि थ्रेशहोल्ड जो है ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर के लिए वो भी 300 से ज़्यादा वर्कर्स है, एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए भी यही थ्रेशहोल्ड है। 300 से अगर ज़्यादा वर्कर्स हैं ऑन एनी डे इन लास्ट 12 मंथ्स तो उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं ऑन दीज मैटर्स। क्या मैटर्स?
तो मैटर सिंपल है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर करना होगा, आपको मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कर्स फॉर आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडेज, पे डेज, ये सब चीज़ें जो है, अटेंडेंस कैसी होगी, रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रीमाइसेस बाय सर्टेन गेट्स, लाइबिलिटी टू सर्च एट्सेट्रा। मतलब बस इतना याद रखना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो कब आपको देने होते हैं, 300 से ज़्यादा अगर वर्कर्स हैं, ठीक है, एट एनी डे इन लास्ट 12 मंथ्स। और ये मैटर्स हैं जिन पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो निकालने होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, पहले तो अगर 20 और ज़्यादा वर्कर्स हैं कहीं पे भी तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी जो है वो बनानी पड़ेगी। एक या ज़्यादा ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटीज आप बना सकते हो, ठीक है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉई की तरफ से भी जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 20 एंड मोर वर्कर्स वाली कंडीशन भी ध्यान में रखनी है। देन अगर आपको ग्रीवांस जो है वो रजिस्टर करवानी है वो 1 साल के अंदर अंदर, मतलब आज कुछ हुआ, आपने उसकी ग्रीवांस ये करवानी है, रजिस्टर करवानी है, तो 1 साल के अंदर अंदर आप करवा सकते हो। और ये जो कमेटी है इसको 30 दिन के अंदर वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उस डिसीजन से तो आप कंसिलिएशन ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हो थ्रू अ ट्रेड यूनियन विद इन 60 डेज़, ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन हमने देखा कि इक्वल नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं यहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। और चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरपर्सन जो होंगे वो एक बार जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से चूज़ किया जाएगा, दूसरे साल जो है वो वर्कर्स की तरफ से ऑल्टरनेटिवली जो है ऑन रोटेशनल बेसिस एवरी ईयर इसको इस तरीके से किया जाएगा। मतलब 1 साल जो है वो चेयरपर्सन होगा एम्प्लॉयर की तरफ से, दूसरे साल जो है वो वर्कर्स की तरफ से होगा, इस तरीके से ही चलता जाएगा। देन टोटल मेंबर्स जो हैं ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड वुमेन जो है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, नॉट लेस इन दी प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स टू दी टोटल वर्कर्स, ठीक है। तो वुमेन वर्कर्स जितने हैं अपॉन टोटल वर्कर्स जितने हैं तो उस प्रोपोर्शन में इनको वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। क्लियर? तो ये सब चीज़ें थी। एक और चीज़ आप देख लें यहाँ पे, जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946, तो इसका एक PYQ आ चुका है तो इसलिए मैंने ये चीज़ ली। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रेट कैसे करना है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ही है ना, तो अगर इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो एनी एम्प्लॉयर, एनी वर्कर, एनी ट्रेड यूनियन वो उस मैटर को लेबर कोर्ट्स के पास लेके जा सकती है। और लेबर कोर्ट्स जो एस्टैब्लिश किसके अंडर की गई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी एक PYQ आ चुका है कि फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स वर्कर्स मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इन इंडिया, वो कौन सा था, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947 यही था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड भी ख़त्म होता है। क्या क्या है मोटी मोटी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखी हमने, उसमें चैरिटेबल, सोशल, फिलैंथ्रोपिक सर्विस वाले नहीं आएंगे। ये डिफेंस, रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये वाले भी नहीं आएंगे। ट्रेड यूनियन जो है मिनिमम एज ऑफ 14 ईयर्स कर दी है, पहले 15 ईयर्स थी। एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर्स या 100 वर्कर्स जो भी कम होंगे वो मिलके ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 7 या मोर वर्कर्स चाहिए होते हैं। नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन क्या है, अगर तो एक ट्रेड यूनियन है कहीं पे तो वही नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन हो जाएगी। कौन उसको करेगा, रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर करेगा। अगर एक से ज़्यादा है तो जिसकी 51% से ज़्यादा है स्ट्रेंथ, ठीक है, तो वो बन जाएगी नेगोशिएटिंग यूनियन। अगर किसी की भी नहीं है तो अलग से एक बना लो जो कि मेजर ट्रेड यूनियन से रिप्रेजेंटेशन लेके, और इसमें 20% ऑफ द वर्कर्स जो हैं वो होने चाहिए। रिट्रेंचमेंट का हमने देख लिया, 3 मंथ का नोटिस देना पड़ता है या 3 मंथ की सैलरी दे दो, ठीक है। क्लोजर में देखा 60 दिन का एडवांस नोटिस टू गवर्नमेंट। एंड अगर किसी ने 1 साल से ज़्यादा सर्विस की है या 1 साल की सर्विस वहाँ पे की है तो कंपनसेशन देना होगा। थ्रेशहोल्ड देखा हमने
कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी फॉर क्लोजर, ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट अगर वहाँ पे 300 से ज़्यादा वर्कर है और वो माइन है, फैक्ट्री है, प्लांटेशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। बाकी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में देख लिया 20 और मोर वर्कर्स वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे एम्प्लॉयर एंड वर्कर की तरफ से। चेयरपर्सन जो है वो ऑल्टरनेटिव बेसिस पे होगा। टोटल मेंबर्स जो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस 1 साल के अंदर आपको ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। डिसीजन होगा 30 दिन के अंदर और 60 दिन के अंदर आप कंसिलिएशन ऑफिसर को जो है वो लेके जा सकते हो वहाँ पे। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो भी 300 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे तभी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ठीक है, तो ये 13 लेबर लॉज को, जिसमें 600 से ज़्यादा प्रोविजंस थी, उनको ये अमलगमेट करता है इनटू अ सिंगल कोड विद 143 प्रोविजंस। ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनको इसने अमलगमेट किया है? तो दीज आर दोज एक्ट्स। फैक्ट्रीज एक्ट है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जस्ट क्विकली देखेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट है जो कि ये सेफ्टी हेल्थ जो कोड है उसमें करा गया है। फैक्ट्री एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया 1952 का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है 1970 का है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट तो याद हो गया होगा अब तक 1948। डॉक वर्कर्स एक्ट भी है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट भी है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए है। ठीक है, देन ये उनके फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस है, सिनेमा वर्कर्स के लिए है, देन सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के लिए है, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स के लिए भी है। तो ये जो 9 एक्ट्स हैं इनको यहाँ पे एमलगमेट किया गया है। क्लियर? नॉट 9 एक्ट्स, 13 एक्ट्स जो हैं इनको एमलगमेट करके ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो है वो बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर ओवरव्यू देखें हम, तो इसमें राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बताए हैं। ठीक है, सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस की बात की है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वर्किंग कंडीशंस है तो राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बताए हैं। सेफ्टी है, हेल्थ का ध्यान रखना है, तो उसमें ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर बताया गया है और आर्किटेक्ट की भी ड्यूटीज़ है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है वो आर्किटेक्ट का भी रोल आएगा, वो हम देखेंगे। अब वर्किंग कंडीशंस की बात हो रही है, सेफ्टी की बात हो रही है, तो सेफ्टी कमेटी जो है वो होगी, वेलफेयर ऑफिसर्स होंगे यहाँ पे, है ना। देन यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है, एस्टैब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री की डेफिनेशन दी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन दी है, कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली हम एस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्री की डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? इट मीन्स एनी प्लेस, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई ट्रेड, बिजनेस कुछ भी हो रहा है जिसमें 10 या से ज़्यादा वर्कर्स हों। ठीक है, 10 या ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, चाहे वो न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट हो, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन हो, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हो, जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क हो। ठीक है, 10 और मोर एम्प्लॉयज़ जहाँ पे हो। देन फैक्ट्री ऐसी जहाँ पे 10 या मोर एम्प्लॉयर्स हों। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हों। माइन या पोर्ट हो गया जहाँ पे डॉक वर्क हो रहा हो। एंड माइन एंड पोर्ट जो है, तो जो माइन या पोर्ट होगा वहाँ पे ये कंडीशन नहीं है 10 और मोर वर्कर्स की। ठीक है, कोई भी माइन एंड पोर्ट जहाँ पे डॉक वर्क हो रहा होगा तो वो जो है एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगी। फाइन। एंड एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई हैज़ार्डस इंडस्ट्री है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे ये थ्रेशोल्ड ऑफ वर्कर्स जो है ना 10 और मोर का, ये अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई सिंगल वर्कर है तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट में आएगा। फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री की डेफिनेशन अगर हम देखें, ऊपर भी हमने पढ़ा ना फैक्ट्री 10 और मोर वर्कर्स वाली, तो वो फैक्ट्री जो कि 10 और मोर वर्कर्स वाली है वो तो एस्टैब्लिशमेंट हो गई, है ना। फैक्ट्री की क्या डेफिनेशन है अलग से? तो अगर आप विद द एड ऑफ पावर काम कर रहे हो, वहाँ पे 20 और मोर वर्कर्स हैं ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, तो वो क्या हो जाएगी? फैक्ट्री हो जाएगी। ये है विद एड ऑफ पावर। अगर विदाउट एड ऑफ पावर कर रहे हो आप काम, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहे हो, तो 40 या मोर वर्कर्स, वो फैक्ट्री हो जाएगी।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है, ये भी यहीं पे देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉय किया गया है थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, बाय अ कॉन्ट्रैक्टर और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसको पता हो या नहीं पता हो, बट अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको जो है वो लेबर लगाया गया है तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। इसमें इंटरस्टेट लेबर, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो भी आते हैं। तो पूछ सकते हैं डेफिनेशन में कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, तो यस आते हैं। बट इसमें क्या लोग नहीं आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा पर्सन जो कि रेगुलरली एम्प्लॉय किया जाता है बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, अपनी इस्टेब्लिशमेंट में वो कभी भी उसको रेगुलरली अगर एम्प्लॉय करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं बनेगा, ठीक है, वो एक रेगुलर एम्प्लॉयर हो गया ना। एंड अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रॉपर उसको पीरियडिकली इंक्रीमेंट इन सैलरी मिल रही है, प्रॉपर सैलरी मिल रही है उसको, सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, अदर वेलफेयर बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो न्यू कोड है OSH कोड जो है 2020 का, ये वहाँ पे अप्लाई करेगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर मिनिमम 50 हो, ठीक है। 50 अगर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहीं एस्टेब्लिशमेंट में 50 हैं तो वहाँ पे जो है वो अप्लाई करेगा। अगर आप करंटली देखोगे, करंटली जो अभी वाला कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें है कि 20, अगर 20 होंगे तब भी अप्लाई करेंगे। पर अब इसको कर दिया कि अगर 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये OSH कोड जो अप्लाई करेगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन और क्या क्या डेफिनेशंस हैं, तो यहाँ पे कोर एक्टिविटीज़ एंड नॉन कोर एक्टिविटीज़ को डिफाइन करा गया है। कोर एक्टिविटी क्या हो गया, कोर एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी जो कि जिसके लिए एस्टैब्लिशमेंट सेटअप की गई है, ठीक है, एंड वो एक्टिविटी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो वो कोर एक्टिविटी हो जाएगी। बट अदर एक्टिविटी जैसे कि सैनिटेशन का ध्यान रखना, सिक्योरिटी, कैंटीन्स रन करना, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, गेस्ट हाउसेस, मेंटेनेंस, लॉन्ड्री, गार्डनिंग, ये सारी जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं दीज आर कॉल्ड एज नॉन कोर एक्टिविटीज़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टर्म यूज़ हुआ है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस भी आती है, ठीक है, और कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी आते हैं, तो ये MCQ बन सकता है। प्रिंटिंग प्रेस एंड कोल्ड स्टोरेज जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। फिर अगर आप देखेंगे टर्म एम्प्लॉयर, पहले हम सिंपली डेफिनेशन देख रहे हैं, तो टर्म एम्प्लॉयर जो है ये कहा गया है यहाँ पे, टर्म एम्प्लॉयर को यहाँ पे वाइडन कर दिया है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो डिसीज्ड एम्प्लॉयर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे एम्प्लॉयर्स, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आएंगे एंड कॉन्ट्रैक्टर्स भी आएंगे, ठीक है। तो अर्लियर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं ये इसमें कवर नहीं थे फैक्ट्रीज एक्ट एंड माइंस एक्ट में, बट अभी न्यू कोड में ये कवर किए जाएंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, हाँ, और आपने देखना है कि सेफ्टी कमेटी कब कब बनेगी। सेफ्टी कमेटी की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो सेफ्टी कमेटी की अगर हम बात करते हैं, एनी फैक्ट्री जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे, ठीक है, 500 से ज़्यादा वर्कर्स अगर हैं या 500 वर्कर्स हैं, वहाँ पे सेफ्टी कमेटी बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हैज़ार्डस फैक्ट्रीज है कोई, तो वहाँ पे अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो तब भी चल जाएगा। एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए भी 250 या ज़्यादा वर्कर्स की कंडीशन रखी हुई है, ठीक है। तो नॉर्मल फैक्ट्रीज में 500 या मोर वर्कर्स, माइंस में 100 वर्कर्स, ठीक है, ध्यान में रखना है, माइंस के लिए 100 वर्कर्स हैं एंड 250 वर्कर्स किस किस के लिए हैं, हैज़ार्डस एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। ये क्लियर है सेफ्टी कमेटी कब कब बनानी है। देन वेलफेयर ऑफिसर्स जो है वो कहाँ कहाँ पे अपॉइंट होंगे। कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वेलफेयर ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट करने होंगे। एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है फैक्ट्रीज एक्ट में वो क्या है कि 500 से अगर ज़्यादा वर्कर्स हैं, 500 या उससे ज़्यादा, वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स आने चाहिए। बट
जो इस कोड में बोला गया है OSH कोड में, इसके अकॉर्डिंग 250 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो आपको एम्प्लॉयज़ ये वेलफेयर ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करने होंगे। देन वुमेन के लिए क्या कंडीशन है, तो क्रश फैसिलिटी होगी अगर 50 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। एग्जिस्टिंग जो है फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर, तो उसमें है कि 30 से ज़्यादा अगर वर्कर्स हैं तो वहाँ पे वुमेन जो है उनको क्रश फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। बट अभी जो न्यू कोर्स जितने भी आए हैं उसमें 50 से ज़्यादा वर्कर्स की कंडीशन रखी गई है। एंड चिल्ड्रन जो है, ये जो क्रश फैसिलिटी होगी ये किन के लिए होता है, उन मदर्स के लिए जिनके चिल्ड्रन जो है वो 6 साल से कम की एज के हैं। देन इसमें और क्या चीज़ें हैं कि आपको एक वीक में 6 दिन काम करना है, ठीक है, मतलब एक वीक की छुट्टी मिलेगी। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वहाँ पे आपको पुअर विजन वाले लोग या जो डेफ पीपल हैं या डिजीनेस है, मतलब जिनको किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कोई एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, वहाँ वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में अपॉइंट आप नहीं कर सकते, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं कर सकते। देन कैंटीन कहाँ कहाँ पे होगी, कहीं पे भी अगर 100 एम्प्लॉयज़ है ना वहाँ पे आपको कैंटीन एक होनी चाहिए। देन जो बीड़ी वाली इस्टेब्लिशमेंट्स हैं एंड सिगार वर्क की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनके लिए कॉमन ही लाइसेंस होगा। एंड इनके जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर आपको हायर करना है वहाँ पे, उसके लिए भी कॉमन लाइसेंस होगा इन दोनों का, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनको बाकी वर्कर्स की तरह ही बेनिफिट्स जो है वो देने होंगे। एंड ऑल्सो उनको जो उनका टू एंड फ्रो जर्नी है, उनका जो वर्क प्लेस से लेके उनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ तक, वो उनके लिए उसको लमसम फेयर जो है वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने डेफिनेशंस देख ली हैं, ठीक है। डेफिनेशंस में हमने एस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री में डिफरेंस देखा, हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर देखा, कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज़ देखा, हमने एम्प्लॉयर देखा कि उसकी डेफिनेशन जो है वो बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। देन ये कौन कौन से एक्ट्स जो है इसमें एमलगमेट किए हैं हमने वो भी देखा। देन हमने कुछ सेफ्टी कमेटी कब होगी, वेलफेयर कमेटी कब बनानी है, वेलफेयर ऑफिसर्स कब बनाने हैं, कैंटीन कब होनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस हमने देखी। अब हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर एंड आर्किटेक्ट एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो पहले ड्यूटीज़ की बात करते हैं। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, कुछ नॉर्मल सी ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि उनको वर्क प्लेस जो है वो कोशिश करनी है कि वो हैज़ार्ड फ्री हो, ठीक है। उनको फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन या फ्री एनुअल हेल्थ टेस्ट देने होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़। सेफ़ होना चाहिए वर्क प्लेस। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉइंटमेंट के ऑर्डर इशू करने होंगे, ठीक है। एंड नो चार्ज टू बी लीवे फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस, इंक्लूडिंग जो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा उस पर भी कोई चार्ज नहीं ये करेंगे। देन जो आर्किटेक्ट होगा उनकी क्या ड्यूटी है, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और डिज़ाइनर, जो भी किसी बिल्डिंग को बना रहा है, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में जो काम कर रहा है, तो और एनी डिज़ाइन ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बिल्डिंग, तो एट द प्लानिंग स्टेज जो है वो आर्किटेक्ट की ड्यूटी है या प्रोजेक्ट इंजीनियर की या डिज़ाइनर की ड्यूटी है टू इंश्योर कि वहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाए, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन राइट्स ऑफ एम्प्लॉई क्या है, तो एम्प्लॉई जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में उसकी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं एम्प्लॉयर से, ठीक है। अगर उनको लगता है कोई इनएडिक्वेट प्रोविज़न है प्रोटेक्शन की, तो वो ये बात जो है वो जाके एम्प्लॉयर को बताएंगे, ठीक है। अगर उसकी जो एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्स से अगर वो नहीं है सेटिस्फाइड, तो वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को बताएंगे चीज़। देन एम्प्लॉयर जो है उसको इमीडिएट रेमेडियल एक्शन लेना होगा अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि हाँ सच में ऐसा कोई डेंजर है, ठीक है, और वो रिपोर्ट जो है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भेजनी होगी। देन अगर एम्प्लॉयर जो सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ भाई कोई इमिडेंट डेंजर वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो तब भी उनको ये मैटर जो है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को देना पड़ेगा एंड उन्हीं का डिसीजन जो है इस केस में फाइनल होगा, ठीक है, कि वहाँ पे कोई डेंजर है सच में कि नहीं। नेक्स्ट ये चीज़ हम कर चुके, ठीक है, ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है फॉर माइंस विद इन द लिमिट्स,
वो डीएम होंगे। तो ठीक है, तो डीएम जो है वो अपने जुरिसडिक्शन में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे एज फार एज माइंस आर कंसर्न्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। देन यहाँ पे हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस की क्या बात की गई है, तो इस पर बस एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट था कि यहाँ पे आपको बाकी पुराने जितने भी एक्ट्स थे ना, उसमें सिर्फ फीमेल एंड मेल की बात की गई थी कि उनके लिए सेपरेट बाथिंग प्लेसेस होने चाहिए, सेपरेट ये वॉशरूम्स होने चाहिए। बट यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग से जो है वो लॉकर रूम एंड बाथिंग प्लेसेस होंगे। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ख़त्म। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इससे पहले हम फैक्ट्रीज एक्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है ये एक्ट, इसको देखेंगे अच्छे से। सो फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहले 1881 में आता है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्विकली समराइज करेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7 उनको काम करना अलाउड नहीं था। 7 के बाद के जो चिल्ड्रन हैं उनको 9 आवर्स पर डे काम करना था, उससे ज़्यादा नहीं। 4 हॉलीडेज़ मिलेंगे पर मंथ, मतलब वीकली मान लो एक हॉलीडे जो है वो बच्चों को मिलना था। एंड ये उन फैक्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल था जो कि पावर से काम कर रहे थे, मैकेनिकल पावर से, एंड 100 और मोर एम्प्लॉइज़ यहाँ पे होंगे। अगर हम बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891 की, तो एक आपको इनमें कमीशन से याद रखनी है कौन कौन सी है। 1881 में जैसे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है रिपन के टाइम पे, ठीक है। देन 1885 में जो है एक फैक्ट्री कमीशन बनती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट्री कमीशन 1885। 1891 में एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर आती है, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। एंड बाद में ये फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891 जो है वो आता है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, यहाँ पे 50 और मोर एम्प्लॉइज़ कहीं पे भी है तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। पीछे हमने क्या पढ़ा 1881 के एक्ट में, 100 और मोर एम्प्लॉइज़ एंड मैकेनिकल पावर से काम कर रहे होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, 50 और मोर एम्प्लॉइज़ अगर हैं तो वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी उस फैक्ट्री की, और वहाँ पे एप्लीकेबल होगा एक्ट। लोकल गवर्नमेंट जो है उनको रिपोर्ट करना है एक्टिविटीज़, इवन अगर कहीं पे 20 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड है, ठीक है। देन वहाँ पे क्या था कि 7 से कम एज के बच्चे जो है 1881 के एक्ट में वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे आप। यहाँ पे वो चीज़ 9 कर दी, ठीक है। मतलब 7 साल से अगर ऊपर भी है, 9 ईयर तक के बच्चे जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे इनको कर दिया जो 9 से लेके 14 ईयर तक के बच्चे हैं उनको 7 घंटे मैक्सिमम काम करना है। ऊपर क्या था, 7 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं, 7 ईयर्स के बाद वाले बच्चे काम कर सकते हैं, एंड उनको 9 आवर्स के लिए काम करना था। यहाँ पे 7 आवर्स एंड ये जो ईयर है वो भी बढ़ा दिया, ठीक है। वुमेन को कहा गया कि वो 11 आवर्स ऑफ वर्क करेंगे, बच्चों के लिए 7 घंटे, वुमेन के लिए 11 घंटे, एंड 1.5 घंटे का जो है वो ब्रेक मिलेगा एक दिन में। वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो शाम को 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक उनको काम करना अलाउड नहीं था। वीकली हॉलीडे सबको मिलेंगे। पहले क्या था कि आपको एक मंथ में 4 हॉलीडेज़ मिलेंगे सिर्फ चिल्ड्रन को, अभी सारे ही एम्प्लॉयज़ को जो है वो वीकली हॉलीडेज़ मिलेंगी। एंड रेस्ट इंटरवल जो है यहाँ पे आधे घंटे का रहेगा, ठीक है। वुमेन जो है वो 11 घंटे काम करेगी 1.5 घंटे की ब्रेक पे, एंड जो बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको जितने वर्कर्स हैं उनको आधे घंटे का जो है वो इंटरवल मिलना ही चाहिए ब्रेक का। ये चीज़ें कही हुई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। तो ये वही फैक्ट्री एक्ट है, इसको बार बार अमेंड किया गया है एंड 1948 में भी अमेंड करके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो भी हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज मेंशन की होंगी वो शेड्यूल 1 में होंगी, ठीक है। शेड्यूल 1 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज मेंशन। देन अगर फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 की आप बात करें, उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्री क्या है जहाँ पे मिनिमम 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं मिनिमम विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो न्यू कोड हमने देखा था OSH कोड जो था उसमें क्या था, 20 वर्कर्स और मोर विद द हेल्प ऑफ पावर काम कर रहे हैं, 40 वर्कर्स और मोर विदाउट द हेल्प ऑफ पावर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10-20 था फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 में, न्यू वाले में 20-40 है।
देन फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 का अमेंडमेंट था, उसमें ये सब चीज़ें थी, बट इसमें बाद में 1976 में भी एक अमेंडमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उसको भी, अगर मतलब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर है 10 विद पावर या फिर 20 विदाउट पावर, ठीक है, तो उसको भी फैक्ट्री कहा जाएगा। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। मिनिमम एज ऑफ वर्क जो है वो 14 है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। ट्रेड यूनियंस में क्या था, जो ट्रेड यूनियंस एक्ट था 1926 का, उसमें था कि मिनिमम 15 एज होनी चाहिए, बट OSH में क्या कर दिया था, मिनिमम 14 ईयर्स एज होनी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट में भी क्या है, मिनिमम 14 ईयर्स एज होनी चाहिए आपको काम करने की। वर्किंग आवर्स जो हैं बच्चों के लिए वो 4.5 आवर्स कर दिए थे, ठीक है। देन दिस एक्ट फॉरबिड्स वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्रीज फ्रॉम 7 PM to 6 AM, ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती थी इस चीज़ को, बट स्टिल 10 PM से 5 AM तक जो है आप इनसे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। देन फैक्ट्री में और फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन, टेम्परेचर एट्सेट्रा, क्लीन वाटर सप्लाईज होने चाहिए, सेपरेट रेस्ट रूम एंड यूरिनल्स होने चाहिए मेल्स एंड फीमेल के लिए। यहाँ पे देखो मेल्स एंड फीमेल्स का बोला है, OSH में क्या था, ट्रांसजेंडर्स का भी था, ठीक है। देन नो यंग एडल्ट्स, यंग क्या है ये भी आगे डिफाइन करेंगे। नो यंग एडल्ट्स वर्क ऑन एनी डेंजरस मशीन्स इन इनक्लोज प्लेसेस, तो डेंजरस मशीन्स पे इनको काम नहीं करने दिया जाएगा इन इनक्लोज प्लेसेस। देन कोई भी वर्कर जो है वो एक हफ्ते में 48 आवर से ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड अगर आप देखें एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करोगे, एक वीक में 48 घंटों से ज़्यादा काम आप नहीं करोगे, एंड आपको 5 घंटे के बाद कम से कम आधे घंटे की रेस्ट जो है वो मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे ओवर टाइम भी तो कभी कभी करवा सकते हैं ना, तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप एक वीक में मैक्सिमम कितना उनसे काम ले सकते हो, तो 48 घंटे का जो है एक वीक का वो तो नॉर्मली है, उसके ऊपर ओवर टाइम जो आप लोगे एक वीक में वो 12 घंटे लोगे, मतलब 12 घंटे ही आप ओवर टाइम ले सकते हो पर वीक, ठीक है, किसी पर्सन से। एंड जब आप उनसे ओवर टाइम करवा रहे हो तो उनका वेजेस कितना होगा, जो नॉर्मल वेज के दुगना हो जाएगा उनका वेजेस, ठीक है, उस ओवर टाइम के लिए। देन अगर आप टूर पे हो तो उस पर ओवर टाइम जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको आप ओवर टाइम नहीं बोल सकते। एंड मैक्सिमम अगर आप देखिए ओवर टाइम क्वार्टरली कितना होगा, एक वीक में तो हमने देख लिया 12 घंटे ही ओवर टाइम कर सकते हो एक वीक में, ठीक है, लेकिन क्वार्टरली मीन्स 3 महीने में कितना आप ओवर टाइम कर सकते हो मैक्सिमम, तो वो 50 घंटे का आप ओवर टाइम कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आपको शिफ्ट चेंज करनी है, मतलब किसी को मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग में करना है, तो आपको क्या करना है, ओनली आप शिफ्ट जो है वो वीकली या बाकी कोई वीकली हॉलीडे के बाद चेंज कर सकते हो या किसी और हॉलीडे के बाद चेंज कर सकते हो, ऐसे बीच में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। देन कुछ डेफिनेशंस देखेंगे हम, जैसे कि एडल्ट क्या है, जो भी 18 एज या उससे ज़्यादा है, ठीक है, दोज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 या उससे ज़्यादा वाले हैं वो एडल्ट हो जाएंगे। चिल्ड्रन क्या होंगे, दोज हु आर लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 तक कभी पहुँचे नहीं है उनको चाइल्ड बोल दिया। एडोलेसेंट क्या है, 15 से ऊपर हैं, ठीक है, 15 की एज अटेन कर दिए हैं बट 18 से कम है, अभी 18 पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, बिकॉज 18 पहुँचेंगे तो वो एडल्ट हो जाएंगे। एंड चाइल्ड और एडोलेसेंट जो हैं मतलब लेस देन 15 वाले भी, एंड जो मोर देन 15 वाले, मतलब बेसिकली लेस देन 18 वाले जितने भी हैं ना, उनको यंग पर्सन बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड उनको बोला था उन्होंने कि डेंजरस मशीन्स के पास काम नहीं करने जाने देना उनको इनक्लोज प्लेसेस में। देन अगर आप देखेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेल एंड फीमेल के लिए वॉशिंग फैसिलिटीज़ होंगी सेपरेटली, ठीक है। वो फैक्ट्रीज जहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, वहाँ पे अप्रोप्रिएट एरिया में सीटिंग अरेंजमेंट्स करने होंगे। सारी फैक्ट्रीज़ में फ़र्स्ट एड किट्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 1 फर्स्ट एड किट होनी चाहिए फॉर एवरी 150 इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। कैंटीन जो है अगर 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 250 या उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, OSH कोड में कैंटीन कब होगी, जब 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे। हर एक एक्ट में जो है वो अलग अलग ये कंडीशंस दी गई हैं, तो जितना याद रह जाए, न्यू तो याद रहना ही चाहिए, पुराना अगर याद रह जाए, बिकॉज अभी न्यू वाला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो पुराने वाले से भी क्वेश्चंस आएंगे।
तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था, 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स अगर हैं तो कैंटीन होनी चाहिए। देन रेस्ट रूम में शेल्टर्स कब होंगी विद एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, तो वो होगा अगर 150 एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है। 150 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉइज़ हैं तो रेस्ट रूम एंड शेल्टर प्रोवाइड करनी है। अगर 250 से ज़्यादा है कैंटीन प्रोवाइड करो। अगर 500 से ज़्यादा है तो एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करो, ठीक है। 150, 250 और 500। क्रश फैसिलिटी जो है फैक्ट्री एक्ट में क्या बोला है, 30 फीमेल एम्प्लॉइज से अगर ज़्यादा है तो आपको क्रश फैसिलिटी जो है वो देनी होगी, ठीक है। और OSH में क्या बोल दिया है, या अभी न्यू जितने भी कोड होंगे उसमें क्या बोला हुआ है, 50 से ज़्यादा अगर फीमेल एम्प्लॉइज है तो आपको क्या क्रश फैसिलिटी जो है वो देनी होगी। देन अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो अगर कोई एडल्ट है उनको फॉर एवरी 20 डेज़ 1 दिन की लीव मिलेगी, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड है उसको फॉर एवरी 15 डेज़ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। चाइल्ड मीन्स जो 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज के बीच में है। देन आपको एटलीस्ट 20 डेज़ की लीव देनी है पर ईयर, ठीक है। सबको जो है वो पूरे साल में कम से कम 20 छुट्टियाँ जो है वो देनी है। देन अगर हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लीव की, मतलब अगर आपको 5, 6 छुट्टियाँ, 10 छुट्टियाँ इकट्ठी लेनी है तो उसमें क्या है, एडल्ट को 30 छुट्टियाँ अवेलेबल हैं पर ईयर, चाइल्ड को 40 लीव्स पर ईयर अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड ये जो एक्यूमुलेटेड लीव्स हैं आप 3 बार ले सकते हो पर ईयर, मतलब एक बार आपने 10 ले ली, दूसरी बार 10 ले ली, तीसरी बार 10 ले ली, उस तरीके से, ठीक है। 3 ही बार ले सकते हो एक साल में। टोटल वर्किंग डेज़ कितने होते हैं पर ईयर, 240 वर्किंग डेज़ इन लीव्स को हटा के। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वेलफेयर ऑफिसर्स की भी प्रोविज़न है यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि OSH में वेलफेयर ऑफिसर जो है वो कब कौन सी एस्टेब्लिशमेंट जो है में जो है वो वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे, कितने वर्कर्स वहाँ पे थे तो करेंगे। एंड ऑल्सो सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं वो किस में अपॉइंट करने थे, और सब में हमने अलग अलग कंडीशन देखी थी। हैज़ार्डस एंड कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसके लिए अलग था, माइंस के लिए अलग था और नॉर्मल के लिए अलग था। ये 2 चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। बिकॉज आपको भी तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तभी याद होगा, ऐसे इतना फैक्चुअल डेटा है ये, और एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको थोड़ा ओवरबर्डन फील करोगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके पीछे जो जहाँ से भूल रही हैं चीज़ें वापस जाओ, उसको दोबारा देखो उस टॉपिक को, एंड देन वापस आओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको ये चीज़ें याद है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है फैक्ट्रीज एक्ट में कि अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो आपको वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं उनको अपॉइंट करना है। अगर आपके 1000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स आपको अपॉइंट करने हैं, जिनकी ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। 1000 से ज़्यादा वर्कर्स सेफ्टी ऑफिसर्स, 500 से ज़्यादा वर्कर्स तो वेलफेयर ऑफिसर्स। और क्या चीज़ें हैं इसमें, तो अगर आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी है वहाँ पे, ठीक है, अपने एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे नोटिस अगर हो रिगार्डिंग दी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस फैक्ट्री एक्ट, उनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होंगे वो आपको इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज में डिस्प्ले करने हैं वहाँ पे। हिंदी लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज है। अगर वॉयलेट करते हैं आप इस प्रोविजंस को तो ऑक्यूपायर और मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे, ठीक है। उनको 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 2 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है। अगर सेम ऑफेंस दोबारा करते हैं तो हर दिन उनको 10,000 रुपये का फ़ाइन होगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि फैक्ट्रीज़ एक्ट में थी। हमने तीनों फैक्ट्रीज़ एक्ट जो वो डिटेल में कर लिए, 1881 का, देन 1891 का हमने करा, एंड ये फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1948 बहुत ही डिटेल में करा, ठीक है। ठीक है, अब आगे और क्या चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923। आप मुझे बताओ ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो है ये कौन से, इस एक्ट को किस कोड से सप्लीमेंट किया जा रहा है अभी, ठीक है। इसको हम रिपील कर देंगे एंड इसके बाद जो है कौन सा कोड आ रहा है इसको सब्ज्यूम करके बताओ। कंपनसेशन है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, किस में आता है वो बताओ मुझे। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस हैं कि
कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो कंपनसेशन कब देना है? जब भी कुछ इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से इन द एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कंपनसेशन जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पे करना है। आज एक्सीडेंट हुआ मान लो, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को वो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी कुछ कंडीशंस है। अगर आपको इंजरी से डेथ हो जाती है, किसी को अगर इंजरी से डेथ हो जाती है तो 50% ऑफ द मंथली वेजेस मिलेंगे या फिर 1,20,000 रुपये मिलेंगे, विच एवर इज़ मोर, ठीक है, ये भी याद रखना है, विच एवर इज़ मोर। अगर 50% ऑफ द मंथली वेजेस बहुत ज़्यादा है तो वो मिलेंगे, अदरवाइज 1.20 लाख। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, डेथ नहीं हुई, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, तो फिर ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा, फिर 60% ऑफ द मंथली वेजेस एंड 1.40 लाख, जो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये पे नहीं किया कंपनसेशन, एम्प्लॉयर ने अगर पे नहीं किया, तो कमिश्नर जो है, लेबर कमिश्नर जो है, वो डायरेक्ट कर सकता है एम्प्लॉयर को टू पे दिस एंड एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। जितना देर करते जाओगे पर एनम आपको 12% का इंटरेस्ट रेट जो वो लगेगा। एंड इफ़ इन हिज ओपिनियन, ये कमिश्नर जो है, अगर उनके ओपिनियन में देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर द डिले, ये जो डिले आप कर रहे हो 1 मंथ के अंदर आपने नहीं पे किया, जो भी डिले किया उसका अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ये तो आपने पे करना ही है, ठीक है, इंटरेस्ट भी आपने ये वाला पे करना है। बट जब आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो आपको फर्दर कितना सम पे करना होगा? नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ सच अमाउंट बाय वे ऑफ पेनाल्टी। इन सबको ऐड करना है एंड उसका 50% जो है आपको और पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये है क्या? इट इज़ अ सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ऑफरिंग मेडिकल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स टू इंडियन वर्कर्स। कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये? जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा वर्कर्स है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे प्रोविडेंट फंड में जो है वो क्या थी कंडीशन? 20 और मोर वर्कर्स। ये स्टेट इंश्योरेंस वाले में क्या थी? 10 और मोर वर्कर्स, ठीक है। तो एंड द वेज लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ मैक्सिमम अप टू 21,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी 21,000 मैक्सिमम जो है आपकी 21,000 वेज है पर मंथ, तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ये स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन ये जो न्यू कोड था, सोशल सिक्योरिटी कोड, जो इसको सब्ज्यूम करेगा या इसको रिपील करने के बाद जो कोड आ रहा है, तो उसमें जो है ये वाली कंडीशन नहीं लिखी हुई है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये है कि 10 से मोर वर्कर्स होंगे, ऐसा वेज लिमिट कुछ भी नहीं लगाई हुई है, ठीक है। देन ये हमने देख लिया कि एम्प्लॉयर का शेयर जो है वो 3.25% होगा, एम्प्लॉय का 0.75% होगा, टोटल 4% कंट्रीब्यूट करना है। एंड अगर गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या था? सारा ही शेयर जो है वो एम्प्लॉयर को ही देना होगा, एम्प्लॉय का भी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। तो ये क्या है? इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। तो इंश्योरेंस फंड भी होगा जो कि इसमें भी है, न्यू वाले में भी प्रोविडेंट फंड भी है, पेंशन फंड भी है। 20 और मोर वर्कर्स है तो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये हमने पढ़ा ना। सोशल सिक्योरिटी कोड में भी ऐसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं आई है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 2 मंथ का नोटिस दे के, 2 मंथ का नोटिस दे के, देखो नॉर्मली क्या है, 20 और मोर वर्कर्स है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है वो किसी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में भी इसको लागू कर सकती है जहाँ पे 20 से कम वर्कर्स हैं, ठीक है। पर उसके लिए 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा उनको, ठीक है। 2 मंथ्स प्रायर नोटिस हैज़ टू बी सर्व देयर इन एन ऑफिशियल गेजेट, या फिर नोटिफिकेशन से ये कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। सो यहाँ पे क्या क्या है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? 20 और मोर वर्कर्स अगर हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है 20 और मोर वर्कमैन का रखा हुआ है, वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कोई नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे
20 और मोर वर्कमैन जो है एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा है वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड ये हमने डेफिनेशन देख ली थी, सेम है। बट कहाँ पे अप्लाई नहीं करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पे वर्क इज़ इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर का वर्क वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। इंटरमिटेंट नेचर का परफॉर्म हो रहा है वर्क, उसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स वो लेस देन 120 डेज़ के लिए परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। लास्ट 12 मंथ में, मतलब पूरे एक साल में जो है वो सिर्फ 120 दिन के लिए परफॉर्म किया जा रहा है, उससे भी कम, लेस देन 120 डेज़ के लिए परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। एंड अगर वो वर्क जो है वो नॉन सीजनल कैरेक्टर का है तो अगर लेस देन 60 डेज़ के लिए भी वो, लेस देन 60 डेज़ इन अ ईयर अगर वो परफॉर्म किया जा रहा है तो तब भी वो क्या होगा? इंटरमिटेंट वर्क होगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरमिटेंट नेचर का वर्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है, ये हमने कंडीशन देख ली, 120 डेज़ एंड 60 डेज़ इन केस ऑफ नॉन सीजनल कैरेक्टर ऑफ वर्क, तो वहाँ पे ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन जो कि एडवाइजरी या मैनेजेरियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कैंटीन जो है उस एस्टेब्लिशमेंट में होने चाहिए जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है। इधर 100 वर्कर्स हैं या उससे ज़्यादा है तो कैंटीन होनी चाहिए। एंड एक तो ये कंडीशन हो गई, वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए, या फिर आप वहाँ पे काम चल रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैंटीन ज़रूरी है। किसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे काम चल रहा है मोर देन 6 मंथ के लिए, वहाँ पे भी कैंटीन होगा, या अगर वहाँ पे 100 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं तब भी वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए। एंड रेस्ट रूम कहाँ पे होगा? जहाँ पे कम से कम 3 महीने जो है वो काम चलना है, वहाँ पे रेस्ट रूम होना चाहिए। ये हमने फैक्ट्रीज एक्ट में क्या पढ़ा, इसकी प्रोविज़न जो है कैंटीन कहाँ पे होनी चाहिए, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे था कि 250 और मोर एम्प्लॉयज़ अगर है, ठीक है, तो वहाँ पे कैंटीन होना चाहिए। और जो न्यू कोड है वहाँ पे भी 100 और उससे मोर एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो कैंटीन होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसमें भी 100 और मोर की कंडीशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट ILO के बारे में कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्टली MCQ बन सकता है ये एक UN एजेंसी है कि नहीं, तो येस इट इज़ ए UN एजेंसी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल से बनी है 1919 में अंडर लीग ऑफ नेशंस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बनता है उसी का एक पार्ट की फॉर्म में बनता है ILO बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN है। पहले तो ये फर्स्ट है और ओल्डेस्ट भी है ये, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। 187 इसमें मेंबर्स हैं और जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। हेडक्वार्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ILO ऑफिस जो इंडिया में ओपन किया गया था वो 1928 में हुआ था, मतलब 1919 में बनी थी। 9 साल बाद जो है वो इंडिया में इसका फर्स्ट ऑफिस जो एस्टैब्लिश किया गया था। 1969 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड ये ओनली ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी है। ट्राईपार्टाइट मीन्स जहाँ पे 3 लोग जो साथ में आ रहे हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, तो ओनली ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी है ये। इंपॉर्टेंट ILO कन्वेंशंस की अगर हम बात करें जो कि पूछी जा सकती हैं एंड PYQs भी इस पर आए हुए हैं, सो जैसे कन्वेंशन 182 है। 182 कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की बात करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, जैसे कि स्लेवरी हो गया, फोर्स लेबर हो गया। तो 182 कन्वेंशन याद रखना है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, ये सब। नेक्स्ट कौन सी है इंपॉर्टेंट? 138, इसमें मिनिमम एज की बात की गई है। ऑल्सो एक फैक्ट छूट गया कि इंडिया एज ए फाउंडर मेंबर ऑफ ILO, ये भी स्टेटमेंट जो है बन सकता है। देन एक और कन्वेंशन है जैसे कि कन्वेंशन 29 फोर्स लेबर के रिलेटेड है। 105 ये भी फोर्स लेबर के रिगार्डिंग है, ठीक है। 138 हमने देख लिया, मिनिमम एज। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ये भी हमने देख लिया। बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन है, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन है, ये नंबर सब याद नहीं रखने हैं, बट हाँ याद रखने की तीनों ही, ये 6 के 6 कन्वेंशन जो है ऊपर, ये इंडिया ने रेटिफाई की हुई है। कौन कौन सी रेटिफाई की है? एक तो फोर्स लेबर वाली दोनों की हैं, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन वाली की है, डिस्क्रिमिनेशन वाली की है, मिनिमम एज की भी हमने की है, चाइल्ड लेबर जो है उसकी भी की है। कौन कौन सी हमने नहीं की है रेटिफाई, ठीक है, इनके नंबर्स भी पता होने चाहिए ये वाले। तो जहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म करने की फ्रीडम
ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज जो आपको मिलेगा 87 कन्वेंशन है, तो ये चीज़ जो है इंडिया ने रेटिफाई नहीं की है। जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करने की बात होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात होगी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात होगी, वो इंडिया जो सपोर्ट नहीं करता, तो वो रेटिफाई नहीं की है इंडिया ने, ठीक है। तो ये 87 में आता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू ऑर्गेनाइज। देन राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली कौन सी है? 98। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, देखो हमने ये OSH कोड तो लाया है, बट हमने इस कन्वेंशन को अभी तक रेटिफाई नहीं किया हुआ है। तो 155 कन्वेंशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। और ये भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाली 187 नहीं रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, 187 इज़ डिफरेंट, 87 इज़ डिफरेंट। 87 और 98 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखने हैं। इनमें से 182 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है। 138 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। देन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। नो, आई थिंक नीचे भी थोड़ा सा है और, ठीक है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग जो है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की, उसको उस टाइम पे इसको ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहा गया था। ये होती है 1942 में, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब होती है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की? 1942 में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड सो फार 46 सेशंस हुए हैं। लास्ट सेशंस हुआ था 2016 में, 2015 में हुआ था, सॉरी, ठीक है, 2015 में ये हुआ था। इसको लेबर पार्लियामेंट भी कहा जाता है, लेबर पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। एंड इसका एक प्रीकर्सर था, जो ट्रीपार्टाइट बॉडी जो थी उसको स्टैंडिंग लेबर कमेटी कहा जाता था, ठीक है। इसका काम क्या है? टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज कंसर्निंग वर्किंग क्लास। देन इसमें ये PYQ आ चुका है। इसके फंक्शंस क्या हैं? टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लॉज, ठीक है। लेबर पार्लियामेंट है ना, तो लेबर लॉज कैसे बनेंगे वो ध्यान में रखेगी ये। तो यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लॉज प्रमोट करता है। एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। बट ये कोई फोरम नहीं है फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। वहाँ पे आप जाके लड़ना नहीं चाह जाओगे कि इस तरीके से मैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करूँ, एक तरह से एम्प्लॉयर बोल रहे हैं, एक तरह से वर्कर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रोसीजर प्रोवाइड करेगा कि कैसे सेटलमेंट होगा। इट इज़ नॉट अ फोरम टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ PYQs से वहाँ से लिए मैंने। फर्स्ट, एक वाइल्ड कैट स्ट्राइक एक्शन, क्या है ये? इट इज़ अ स्ट्राइक एक्शन टेकन बाय अ यूनियनाइज्ड वर्कर्स विदाउट यूनियंस लीडरशिप्स ऑथराइजेशन, सपोर्ट और अप्रूवल। मतलब आपने कोई ट्रेड यूनियन आपकी, ठीक है, आपने यूनियन का कोई भी अप्रूवल नहीं लिया है, ठीक है, एक अनऑफिशियल आप इंडस्ट्रियल स्ट्राइक कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज वाइल्ड कैट। मतलब वाइल्डली आप कर रहे हो, कोई अप्रूवल नहीं लिया आपने, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इज येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ एन अग्रीमेंट between employer and employee in which employee agrees as a condition of employment not to join a union during the course of his or basically yellow dog contract क्या है कि हम कोई भी यूनियन जो है वो नहीं ज्वाइन करेंगे, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके दे देते हैं एम्प्लॉयर को, ठीक है। जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक क्या होती है? इट इज़ अ वर्कर स्ट्राइक रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट यूनियंस। तो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस जो हैं उनके आपस में ही, मतलब बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, उनमें आपस में ही डिस्प्यूट हो रखा है कि ओवर द वर्क असाइनमेंट्स, कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। इस चीज़ के लिए जो डिस्प्यूट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक, मतलब इसके लिए जो स्ट्राइक करते हैं वर्कर्स। तो ये थोड़े से 3 टर्म से इम्पॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मेडिएशन या कंसिलिएशन क्या है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड टर्म्स में देखेंगे। तो मेडिएशन और कंसिलिएशन को एक ही समझो। आर्बिट्रेशन क्या है और लिटिगेशन या एडजुडिकेशन क्या है, ठीक है। तो ये हम 3 टर्म्स देखेंगे। अगर हम बात करते हैं मेडिएशन या कंसिलिएशन की, मेडिएशन तो ठीक है, सिंपली हो गया कि आप जो है बात करके जो है चीज़ों को सुलझा रहे हो, ठीक है। कंसिलिएशन भी वही है, इनफॉर्मल सा है ये, इसमें आपको कोई मेडिएशन
कौन करवा सकता है, कंसीलिएशन कौन करवा सकता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, फ्रेंड हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, लॉयर या जज भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये एक जो है इनफॉर्मल प्रोसेस है ये, और इसमें जो रिज़ल्ट आया कंसीलिएशन में बाइंडिंग नहीं है वो, ठीक है। और बाद में वो जाके आर्बिट्रेशन में या फिर एडजुडिकेशन में चले जाते हैं। आर्बिट्रेशन क्या है, ये थोड़ा फॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें यूजुअली लॉयर या जज होते हैं, फ्रेंड नहीं होते, लॉयर या जज होंगे, ठीक है। एंड ये बाइंडिंग हो सकता है, लेकिन इसकी अपील आप कोर्ट में कर सकते हो। लिटिगेशन या एडजुडिकेशन की हम बात करें, इसमें प्रॉपर फॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। मस्ट बी अ जज, जो न्यूट्रल थर्ड पर्सन है वो मस्ट बी अ जज, ठीक है। एडजुडिकेशन की बात हो रही है, फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। एंड ये बाइंडिंग होता है बाय कोर्ट ऑर्डर, एंड आप किसी हायर कोर्ट को भी अपील कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीवी गिरी अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड गांधीयन अप्रोच। तो पहले हम गांधीयन अप्रोच पढ़ेंगे। तो गांधीयन अप्रोच है एक, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखो पहले। विद द एडवोकेसी ऑफ हुम, इसमें आंसर है महात्मा गांधी। तो विद द एडवोकेसी ऑफ महात्मा गांधी वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो है वो प्रोमिनेंस में आ गया था फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। मतलब वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मतलब कि आर्बिट्रेशन फाइल करेंगे। आर्बिट्रेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, ही मे बी ए लॉयर और अ जज, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसेस होता है, बाइंडिंग हो सकता है डिसीजन, ठीक है। और वो वॉलंटरी होगा, मतलब वॉलंटरी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जाएंगे। तो ये प्रोमिनेंस गेन किया इसने इन रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, किसकी एडवोकेसी की वजह से, महात्मा गांधी की, ठीक है। तो वही चीज़ बोली है, जैसे महात्मा गांधी जो है उन्होंने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, तो वहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई किया था, इस अप्रोच को, ठीक है। और जैसे बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1946, ये भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को। ILO भी यही सजेस्ट करता है कि एक बेटर अप्रोच है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब महात्मा गांधी की जो अप्रोच थी, गांधीयन अप्रोच, उसमें क्या कहते हैं वो, उनका कहना है कि एवरी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वो एक जॉइंट वेंचर है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ का, ठीक है। एंड एम्प्लॉइज़ को एज को पार्टनर्स ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉइज़ जो है वो कोई इन्फीरियर नहीं है, उनको को पार्टनर्स ट्रीट करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि स्ट्राइक्स होनी चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट नहीं थे वो स्ट्राइक्स के, ये भी MCQ बन सकता है। गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक्स, सपोर्टिव एटीट्यूड था, बट उन्होंने कहा कि कम्प्लीटली नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस फ्री मैनर में होना चाहिए। एंड एज ए लास्ट ऑप्शन आप इसको अडॉप्ट करो, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मीन सारे ख़त्म हो जाएं, एग्जॉस्ट कर लिए आपने, वो फेल हो गए, उसके बाद ही इसको अडॉप्ट करो। एंड गांधी जी ने ये भी कहा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको हेल्दी वे में सॉल्व करने की कोशिश करो थ्रू इंटरेक्शंस, आर्बिट्रेशन, बायलैटरल नेगोशिएशंस। क्लियर। सिमिलर सी अप्रोच है वीवी गिरी अप्रोच भी, सिमिलर अप्रोच है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्होंने कहा था कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होनी चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल नेगोशिएशंस होनी चाहिए टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सेम ही हो गया, ठीक है। ही सजेस्टेड एवरी इंडस्ट्री शुड बी ए बाईपार्टाइट मशीनरी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो अब इस क्वेश्चन का जो है आंसर महात्मा गांधी दिया हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज जितना मुझे लॉजिक जो समझ में आया, इन्होंने कहा कि विद द एडवोकेसी ऑफ होम वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो है वो प्रोमिनेंट हो गया था फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो हम देख रहे हैं 1946 में भी इसको चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को। और उस टाइम पे तो वीवी गिरी जो है वो प्रेसिडेंट बने नहीं थे, है ना। उस टाइम तो जो है अगर उनके पिछले वाला हम पीरियड देखें, वहाँ पे तो गांधी जी ने ही ये अप्रोच जो है वो दी थी, ठीक है। उन्हीं के बाद जब उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वहाँ पे जब ये अप्रोच जो है वहाँ पे यूज़ की, उसके बाद ये प्रोमिनेंट में आई थी, ठीक है। तो अगर हम देख सकते हैं कि मतलब उनके पीरियड से देख सकते हैं, महात्मा गांधी पहले थे, उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी ये चीज़ यूज़ की थी, ये मेथड यूज़ किया था। उसके बाद हाँ, हमने उनसे इंस्पिरेशन लेके जो है ये इन एक्ट्स वगैरह में इनको इम्प्लीमेंट किया। तो बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंस जो है वो इनकी वजह से आई थी। और वीवी गिरी जो है वो बाद में आते हैं, ठीक है, मतलब बाद में उन्होंने वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तब उन्होंने अपनी अप्रोच दी थी। तो इसीलिए
मोस्ट सेफेस्ट आंसर जो है वो यही जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। बहुत सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। ठीक है, एक बार क्विकली अगर आप चाहते हैं तो समराइज़ कर देती हूँ मैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले तो जितने भी कोड्स हमने लास्ट टाइम पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उनको रिवाइज़ किया हमने। जैसे फर्स्ट वॉज सोशल सिक्योरिटी कोड, इसको हमने रिवाइज़ किया। देन हमने कोड ऑन वेजेस 2019, इसको हमने रिवाइज़ किया। देन हमने आज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पढ़ा, इनके जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ये हमने पढ़ा। देन हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये अच्छे से पढ़ा हमने। देन बाकी जो कुछ एक्ट से पुराने, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, तीनों हमने अच्छे से पढ़े हैं। ILO का पढ़ा हमने, लेबर कॉन्फ्रेंस पढ़ा हमने, कुछ टर्म्स पढ़े, वीवी गिरी अप्रोच एंड गांधीयन अप्रोच जो है दोनों का डिफरेंस हमने समझा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर कुछ यूज़फुल लगता है, कुछ प्रोडक्टिव लगता है, तो आप प्लीज़ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट जो भी आपके डाउट्स हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने चाहिए इसमें, जैसे और पुराने तो बहुत सारे एक्ट हैं ना, हम सारे कवर नहीं कर सकते, सारे रिटेन करना भी बहुत टफ हो जाएगा। इवन यही जो है वो ओवरलोडेड हो गया होगा, है ना। तो आप मुझे सजेस्ट करिए, अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है, यू कैन सजेस्ट, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है इसमें कोई एरर है, बट आई हैव ट्राई टू कीप इट एरर फ्री। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा जो एग्जैक्टली जो कोड थे वहीं से मैंने PDF से ही सारा कॉपी करा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी। तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि एरर है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसको मैं रेक्टिफाई कर दूँगी। एंड या दैट्स इट। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मोस्ट प्रॉबेबली हम जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, है ना, वो कवर करेंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग सेशन जो है, अकाउंटिंग सेक्शन वो स्टार्ट करेंगे। और यस, इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमी पे भी ध्यान देंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या करने वाले हैं।